नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर न्यूज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी यानी कि गुप्तेश्वर पांडे का पत्ता कट गया है। जी हां, जेडीयू से उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया। रिटायरमेंट से 5 महीने पहले गुप्तेश्वर पांडे ने डीजीपी से वीआरएस लेकर जेडीयू का दामन थामा था। हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने खुद अपने हाथ से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। क्या बक्सर की और कहीं? देखिए, हमें कुछ नहीं पता। जो उनका आदेश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा वो काम होगा। तैयारी क्या, जो पार्टी का आदेश होगा वो हम करेंगे। लड़ने का आदेश होगा लड़ेंगे भी। मुझे अभी राजनीति आती नहीं, मैं हृदय का सरल आदमी हूँ। मेरा पब्लिक प्रोफाइल रहा है, मैं जनता से मिलता रहा हूँ, मेरी कनेक्टिविटी है और लोग मुझे प्यार करते हैं। बस इतना ही मैं जानता हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती। खाकी छोड़कर खादी का दामन थामने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की सियासी उम्मीदों पर पानी फिर गया। डीजीपी के पद पर रहते हुए अपनी दबंग छवि बनाकर उन्होंने सियासी राह पकड़ने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। रॉबिन हुड पांडे की उनकी छवि भी उनके सियासी करियर में किसी काम न आ सकी। पुलिस की वर्दी पहनते हुए भी सियासी बयानबाजी करना उनके किसी काम का न आया। गुप्तेश्वर पांडे के सियासी करियर पर शुरू होने से पहले ही जैसे विराम लग गया। गुप्तेश्वर पांडे रिटायरमेंट से 5 महीने पहले डीजीपी के पद से वीआरएस लेकर जेडीयू में शामिल हुए थे। जिस दिन उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, उस दिन से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि जेडीयू उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारेगी। गुप्तेश्वर पांडे की बयानबाजी भी इसी तरफ इशारा कर रही थी। उनकी कृपा है, उनका स्नेह प्यार हमेशा मिलता रहा है। उन्होंने खुद ही आवास पर बुला करके अपने हाथ से मुझे ज्वाइन कराया, ये मेरे लिए खुशी की बात है। आगे की तैयारी किस तरह की है? वो हमारे नेता हैं, जो आदेश करेंगे वैसा हम काम करेंगे। क्या बक्सर की और कहीं? देखिए, हमें कुछ नहीं पता। जो उनका आदेश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा वो काम करेंगे। तैयारी पूरी है, लेकिन लड़ने की तैयारी क्या, जो पार्टी का आदेश होगा वो हम करेंगे। लड़ने का आदेश होगा लड़ेंगे भी। गुप्तेश्वर पांडे बक्सर सीट से जेडीयू का टिकट मिलने की आस लगाए बैठे थे। पांडे जी लगातार इशारों में बक्सर से चुनाव लड़ने की मंशा भी जाहिर कर चुके थे। गुप्तेश्वर पांडे को वीआरएस लेने की जरूरत पड़ गई। एसएसआर केस से इसको क्यों टैग करते हैं? आप अपने से कहूंगा तो बुरा लगेगा अंजना, लेकिन जो लोग बिहार के हैं वो जानते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे को अगर चुनाव बिहार में लड़ना हो तो ऐसे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे को जनता इतना प्यार करती है कि कहीं से भी अगर चुनाव में जाना चाहें तो जा सकते हैं और चुनाव जीत कर। बहुत छोटी चीज है ये चुनाव, तो चुनाव के लिए थोड़ी, चुनाव से और मेरे वीआरएस से एसएस केस को जो वो लोग जोड़ते हैं। जी, विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई तो गुप्तेश्वर पांडे का लिस्ट से पत्ता कट गया। जेडीयू की लिस्ट में गुप्तेश्वर पांडे का नाम नहीं दिखा। बक्सर की सीट बीजेपी के खाते में चली गई। जब जेडीयू ने उनके नाम की घोषणा नहीं की तो कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी बक्सर से उन्हें चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ने बक्सर से परशुराम चतुर्वेदी को मैदान में उतार दिया। इसके बाद सब सोचने लगे कि पांडे जी का आखिर क्या होगा, अब वो अगला क्या कदम उठाएंगे। इस बीच उनका फेसबुक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि अपने अनेक शुभ चिंतकों के फोन से परेशान, मैं उनकी चिंता और परेशानी भी समझता हूँ। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश निराश होने की कोई बात नहीं है, धीरज रखें। मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है, मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। कृपया धीरज रखें और मुझे फोन नहीं करें। बिहार की जनता को मेरा जीवन समर्पित है। अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहां के सभी जाति मजहब के सभी बड़े छोटे भाई बहनों, माताओं और नौजवानों को मेरा पैर छूकर प्रणाम। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद गुप्तेश्वर पांडे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आए थे। इसके बाद उन्होंने डीजीपी के पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे 11 साल पहले भी एक बार नौकरी छोड़ चुके थे। उस वक्त भी बीजेपी के टिकट पर बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत को उस वक्त भी शायद ये मंजूर नहीं था।
टिकट मिलने में पेंच फंसा और उन्होंने दोबारा आईपीएस की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन घड़ी की सुइयां घूमकर एक बार फिर वहीं जा अटकी। अब देखना ये होगा कि गुप्तेश्वर पांडे का अगला स्टैंड क्या होगा। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। हाथरस के बहाने पीएफआई का हिंसा फैलाने के खेल का भी धीरे धीरे खुलासा होने लगा है। शुरुआती जांच में ये जानकारी सामने आई है कि मॉरिशस से हवाला के जरिए भारत में करोड़ों की फंडिंग हुई, जिससे दंगा कराने का काला प्लान था। देखिए बड़ा खुलासा करने वाली ये रिपोर्ट। पहले दिल्ली में दंगे करवाए, फिर बेंगलुरु में बवाल किया, अब हाथरस में हिंसा का प्लान। विदेशी फंडिंग से देश में आग। 100 करोड़ में हाथरस की बोली, पीएफआई के दंगाइयों की टोली। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। मुजफ्फरनगर का अतीकुर रहमान, बहराइच का मसूद अहमद, यूपी के रामपुर का आलम और केरल के मल्लपुरम का सिद्दीकी कप्पन। 2 दिन पहले ये चारों मथुरा से पकड़े गए। इन चारों के पीएफआई से संबंध बताए गए। पीएफआई की जांच बढ़ी तो सबके होश उड़ गए। हाथरस को जलाने की एक बड़ी साजिश थी। विदेशी पैसे से हाथरस की बोली लग चुकी थी। सरकारी सूत्रों ने आज ये जानकारी दी कि पीएफआई को इस मामले में 50 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है और ये सब मॉरिशस के रास्ते उन तक पहुंचा है। यही नहीं, अब तक हाथरस के बहाने पीएफआई और उस जैसी दूसरी संगठनों को तकरीबन 100 करोड़ की फंडिंग की जा चुकी है। 100 करोड़ की कुल फंडिंग, अकेले मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए। इतनी रकम का करना क्या था? प्लान बहुत खतरनाक बना था। हाथरस में न्याय दिलाने की आड़ में माहौल बिगाड़ना था। हाथरस केस के बहाने जातीय संघर्ष का बारूद सुलगाना था। लोगों को भड़काकर जातियों के टकराव को बड़ा करना था। जातियों के टकराव को बढ़ाकर हाथरस में दंगे करवाने थे। हाथरस में जातीय हिंसा होती तो पश्चिमी यूपी, फिर पूरा यूपी चपेट में आता। फिर वही दिखता जो दिल्ली में दिखा था, जो बेंगलुरु में दिखा था। फिर वही दिखता जो सीए प्रोटेस्ट के नाम पर यूपी में भी दिखा था। इन सभी मामलों में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों का नाम था। हाथरस में भी उसी का नाम आया था। यूपी सरकार को पहले दिन से ही संदेह था, हाथरस का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। इससे पहले यूपी सरकार ने कहा कि तमाम ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई थी जिसमें ये भड़काऊ बयान पोस्ट किए गए, जिससे कि लोगों के बीच में अस्थिरता पैदा हो, धार्मिक उन्माद हो और आपस का जो भाईचारा है वो डिस्टर्ब हो। हाथरस में हिंसा का प्लान बन चुका था। साजिश के सबूत पहले ही आ चुके हैं। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया से तैयारी हो चुकी थी। जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम जैसी वेबसाइट बनाई गई थी। वेबसाइट पर फर्जी आईडी से लोगों को जोड़ा गया था। इसमें बताया गया था कि दंगे कैसे करें और फिर कैसे बचें, प्रदर्शन के वक्त क्या पहने, कब, किधर और कैसे वहां से भागें, लाठीचार्ज हो तो क्या करें, अपनी पहचान को कैसे छिपाएं। कानूनी उपायों की जानकारी भी वेबसाइट पर दी गई थी। इसी से शक हुआ कि हाथरस में हिंसा का बड़ा प्लान है और इस प्लान के पीछे संगठित लोग शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उसी वक्त चेतावनी दे दी थी। आपने इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। हाथरस की साजिश का संदेह तब हुआ जब बड़े पैमाने पर हाथरस के नाम पर दुष्प्रचार होने लगा। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर भावनाएं भड़काई जाने लगी और इसमें नेता भी जुट गए। छोटे से गांव की कहानी अगर बाहर तक पहुंचती है
तो ये दर्द देती है। फंडिंग के बारे में भी खुलासा हो रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें काफी लोग हैं यहाँ से, लेकिन ये विदेश तक का कांटेक्ट लग रहा है इसमें। शक था आप लोगों को शुरू से? हाँ बिल्कुल सकता, क्योंकि शुरू से ये ऐसा लग रहा था कि फंडिंग हो रही है, दंगे करवाना चाह रहे हैं यहाँ जातिवाद के ऊपर। जो राजनीतिक पार्टी आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि यहाँ दंगे हों। शक था शुरू से? बिल्कुल मैम शक था। और दूसरी बात है, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है यहाँ। पीएफआई का पहला ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। 120 करोड़ की फंडिंग पहले भी सीएए के विरोध में हुई थी। अब यूपी सरकार के दावों के मुताबिक हाथरस में हिंसा फैलाने का पीएफआई का प्लान था और ईडी की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई को बाहर के देशों से करोड़ों रुपयों की फंडिंग हुई थी। हाथरस के केस में पीएफआई से जुड़े 4 लोग पकड़े जा चुके हैं। इन्हें आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूपी सरकार के एक्शन से पीएफआई बौखला गई है। Now the UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. This is not the first time they have tried to link Popular Front, but even previously they have done, and they have failed miserably in the court. So Popular Front of India strongly condemns this attempt, and again the UP government says that there is an attempt to defame Yogi and the UP government. So I would like to say there is nothing left to defame. The entire world knows that there is no need to defame the government because they have been ashamed. They have been ashamed all over the world. लेकिन पीएफआई पर सवाल इसलिए भी है क्योंकि बार बार हिंसा के मामलों में इसी संगठन का नाम आता है और इसे बैन करने की मांग उठती है। हाथरस से श्वेता सिंह और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ शिवेन श्रीवास्तव, आज तक। और अब हम आपको ले चलते हैं हाथरस की पीड़िता के परिवार को इंसाफ देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के पिता से बात की थी और इंसाफ और सुरक्षा का भरोसा दिया था। आज पीड़िता के परिवार के घर पर सीसीटीवी कैमरे भी लग गए, मेटल डिटेक्टर लग गया और पुलिस तैनात है। इस 3 लेयर सिक्योरिटी के बावजूद पीड़िता का परिवार गांव छोड़कर जाना चाहता है। आखिर क्यों? हाथरस की पीड़िता बेटी के घर पर सीसीटीवी कैमरे लग गए ताकि आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके। हाँ ठीक है, हमारे ये भी निगरानी में रहेंगे, जो कोई आता नहीं जाता है, कौन संदिग्ध है कौन है, सबको जानकारी देख के पता को आ जाएगा। ये सही है। आप लोग अभी तक की सुरक्षा से संतुष्ट हैं? सुरक्षा ठीक है? हाँ सुरक्षा ठीक है। जो भी आएगा, जो भी बाहर से आ सकता है या कहीं से भी, तो वो उसमें पता चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सही रहेगा ये सब। मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया ताकि परिवार की सुरक्षा में कोई चूक न रहे। घर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया ताकि पीड़ित परिवार के खिलाफ साजिश का कोई परिंदा भी पर न मार सके। क्या अब जो सुरक्षा दी गई है, अब आप लोग उससे संतुष्ट? हाँ अब तो संतुष्ट हैं। क्या कहते हैं, हमें सुरक्षा अच्छी मिल रही है। हाथरस कांड ने सिर्फ हाथरस को ही नहीं, उत्तर प्रदेश को ही नहीं, बल्कि समूचे देश को दहला दिया था। इसीलिए पीड़िता के परिवार के लिए सुरक्षा के वो इंतजाम किए गए हैं कि उनका कोई बाल तक बांका न कर सके। अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा घर पर बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है। एक कैमरा घर के अंदर है और दूसरा जिस रास्ते से लोग इधर आते हैं उस रास्ते पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और इससे पूरी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रखी गई है। यहाँ पे एक मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल किया गया है ताकि परिवार में जो भी हो पहले उसके अच्छी कोई भी जाने का प्रयास करे, उसके अच्छे से जांच हो सके। और साथ ही साथ परिवार के कंसेंट, उनकी अनुमति के बाद ही यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं, और ताकि अगर कोई ऐसा तो ना हो कि अनाधिकृत रूप से कोई उनके घर में घुसने का प्रयास करे। अगर ये सुरक्षा इतनी ही बड़ी और कड़ी है तो फिर पीड़िता का परिवार अपने ही गांव में क्यों डरा हुआ है? पीड़िता का भाई कह रहा है कि गांव में एक तरफ हर कोई इंसाफ की बात कर रहा है और दूसरी तरफ कोई चाय पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा। लड़की की मौत हो गई तो अंतिम संस्कार कैसे गया, वो यहाँ पे एक भी नहीं आया पूछने के लिए आप भूखे हो, प्यासे हो, कैसे रह रहे हो। कोई भी चाय तक के लिए नहीं पूछने आया यहाँ पे। उनको पता है कि आदमी कैसा था प्रकाश, उनके बच्चे कैसे थे और ऐसा उनके साथ हुआ कैसे, ये लोग पूछने भी नहीं आए गाँव के। पीड़िता के परिवार वालों का ये भी कहना है कि बेटी उनकी मरी, अन्याय उनकी बेटी से हुआ, इंसाफ का इंतजार उनको है, लेकिन पंचायतें हो रही हैं आरोपियों के लिए। ऐसे में कैसे रहेंगे वो उस गांव में
जहां उनकी दुनिया उजड़ गई। हाँ, हमारे मन में तो दहशत तो रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी हमारे ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, तो दहशत तो है हमारे अंदर। तो कहाँ जाएंगे अब, क्या है आपके सामने, कहाँ जाने का रास्ता है? देखेंगे, कहीं भीख मांगेंगे, खाएंगे, क्या है, गरीब आदमी है, हमें भीख मांगने में, खाने में कोई ऐतराज नहीं है। हमें मेहनत भी करनी है, हमें तो मेहनत कर भी खानी और यहाँ भी खा रहे। 29 सितंबर को हाथरस की निर्भया की मौत हो गई थी। उसके बाद उसके गांव में आक्रोश की चिंगारी उठी, सियासत का भूचाल आया। इन सब के बीच अगर पीड़िता के परिवार वाले डरे हुए हैं तो इसके कारणों में एक कारण तो ये है कि आरोपियों के लिए 2 बार पंचायत हो चुकी है। दूसरा कारण उनका ये आरोप है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उन्हें डराया जा रहा है। तीसरा कारण परिवार की ये सोच है कि अगर सांसद पर स्याही फेंकी जा सकती है और भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर को धमकी मिल सकती है तो उनकी क्या हैसियत है। चौथा कारण पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि उनका सामाजिक बहिष्कार हो चुका है। गांव का हालात अब इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि पूरा सब लोग इकट्ठे होकर दबाव पूरी तरह से हम कर रहे हैं, हर तरीका से मोड़ दे रहे हैं। तो इस गांव में हमें रहना बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हर तरीका से तरह तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं। ऊपर से ऊपर मारने की धमकी दी जा रही छोटे भाई को। जब एक संदीप नहीं रहेगा तो दूसरा संदीप कैसे रह पाएगा, ये भी हमने सुना जा रहा है। सरकार कहती है कि उसके लिए न्याय की तराजू पर दोनों पलड़े बराबर है, लेकिन पीड़ित परिवार कहता है कि ये न्याय कैसा हुआ जहां आरोपी और पीड़ित दोनों के लिए पलड़े बराबर कर दिए जाए। और यही वजह है कि अब परिवार ये साफ कहने लगा है कि उसे गांव में डर लगता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़िता के परिवार को अपनी तरफ से मदद का भरोसा दिया है। इसमें एक नौकरी, एक घर और 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद है। इसमें 25 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। अब परिवार चाहता है कि उसे घर मिले तो जरूर, लेकिन कहीं शहर में। हाँ, सोच रहे हैं कि कहीं हम अपनों को नाते रिश्तेदारी में या कहीं अपनों देखेंगे, अपने 2 रोटी को साधन तो बनाना पड़ेगा। पीड़िता के परिवार वालों को इस बात से भी डर लग रहा है कि जब माहौल ठंडा पड़ेगा तब उनकी हिफाजत कौन करेगा। आखिर डीएम साहब पहले ही धमका चुके हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए, चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे। इस धमकी भरे वीडियो के सामने आने के बावजूद हाथरस के डीएम का बाल तक बांका नहीं हुआ। ऐसे में परिवार का डर इंसाफ के आगे एक सवालिया निशान बन गया है। राजेश सिंघल के साथ कुमार कोड़ाल, हाथरस, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। एयरफोर्स आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रहा है। पहली बार रफेल वायुसेना दिवस के मौके पर उड़ान भरेगा। 2 रफेल एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट में शामिल हो रहे हैं। रफेल विमानों के साथ तेजस, सुखोई, जैगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर भी फ्लाई पास्ट में अपने जौहर दिखाएंगे। इस साल होने वाले वायुसेना दिवस परेड में जैगुआर के साथ मिलकर विजय फॉर्मेशन में उड़ान भरेगा। इसके बाद रफेल, सुखोई 30, MKI और तेजस लड़ाकू विमान के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन में उड़ान भरेगा। हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।